जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। और हरियाणा जीके, इंडिया जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के अंदर जो डेली आपको सुबह 11 बजे ये क्लास देखने को मिलती है और सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की जो जिसके अंदर हम फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। बाकी मैंने सभी करंट अफेयर 2025 की ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा दी है। तो डेली आपको सुबह 11 बजे ये क्लास देखने को मिलती है जिसके अंदर हम लगभग 6000 प्लस PYQ करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कंप्लीट PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना। चाहे आप GK, मैथ, रीजनिंग सभी PDF आपको ऑल सब्जेक्ट की 170 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और हरियाणा करंट अफेयर्स की 3 साल की 2023 से 2026 मात्र 60 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण चूक दर यह पाया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो पर्यावरण चूक दर होती क्या है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाते हो तो टेम्परेचर के अंदर जो कमी आती है उसी को पर्यावरण चूक दर कहा जाता है, यानी कि हवास यानी कि कमी। तो राइट ऑप्शन यानी कि पर्यावरण चूक दर पाया जाता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर किलोमीटर बढ़ोगे तो जो टेम्परेचर है वो कमी होगी, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, यानी कि अगर आप 165 मीटर ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ घटता हुआ जाएगा। ठीक है, उसी को पर्यावरण चूक दर कहा जाता है। यानी कि जो भी वायुमंडल की जो घटनाएं हैं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, ये सब इसी मंडल के अंदर होती हैं। कार्बन क्रेडिट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट पद्धति को क्योटा विगपति के यानी कि प्रोटोकॉल के संयोजन से अनुसमर्थित किया गया था। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूह को दिए जाते हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसेज उनके उत्सर्जन कोटा से कम किए हैं। कार्बन क्रेडिट पद्धति का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बढ़ने पर रोक लगाना है। कार्बन क्रेडिट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित मूल्य पर मोल तोल किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। कार्बन क्रेडिट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित मूल्य पर मोल तोल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये मोल तोल किया जाता है, तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए कि मोल तोल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, यानी कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है। इसके कारण जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल के अंदर ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ओजोन परत को समाप्त कर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण इनमें से कौन सा बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया, सभी के सभी वायुमंडल के अंदर इनकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर के अंदर वृद्धि ज़्यादा होगी। पश्चिम बंगाल में चल रहे डोलोमाइट खनन से कौन सा टाइगर रिजर्व गंभीर रूप से खतरे में है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्सा। बुक्सा टाइगर रिजर्व, डोलोमाइट का खनन हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहा है? पश्चिम बंगाल के अंदर। और वहाँ पर जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है उसके ऊपर जो है संकट मंडरा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो बाघों की जो प्रजाति है उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और जो टाइगर रिजर्व है ये जल्लाईगुड़ी जिले के अंदर, जल्लाईगुड़ी जिला है पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां पर ये स्थित है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। अम्ल वर्षा में क्या होता है? अम्लीय वर्षा में डी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों के दोनों होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और नाइट्रिक एसिड भी होता है। अम्लीय वर्षा जो है एक रासायनिक क्रिया के कारण बनती है। और किस क्रिया के कारण बनती है? जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जब हवा के अंदर छोड़े जाते हैं तो अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है? बायोगैस लिखना था, बायोमास लिखना था, बायोमास ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है। इनमें से लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला? तो राइट ऑप्शन रहेगा नाभिकीय ऊर्जा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बायोमास पहली बात तो क्या है? एक नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? बायोमास पौधों से और जानवरों से हमें प्राप्त होता है।
ठीक है। और जो पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसके माध्यम से हमें ये उत्पन्न होती है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सभी इसके उदाहरण है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय कचरे का प्रबंधन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि की पहचान करनी है। नाभिकीय कचरे का प्रबंधन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? जमीन की गहराई में और स्थायी रूप से दबाना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए जो नाभिकीय कचरा है, अगर उसका आपको अच्छे तरीके से खंडन करना है, यानी कि जो नाभिकीय कचरा है वो ज़्यादा वायु प्रदूषण के ऊपर, वातावरण के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना डाले, तो उसको ज़मीन की गहराई के अंदर दबाना जरूरी है। ठीक है। और अगर आपको इसका भंडारण करना है इस कचरे का, ठीक है, तो इस तरीके से करना है कि जो भी कचरा होगा आप उसे दोबारा प्रयोग में लाए जा सके। ठीक है। और आपके वातावरण के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना डाले। विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? ठोस कचरे का वर्गीकरण: आवासीय, व्यावसायिक और परिशोधन कारखाना कचरा, कूड़ा, विशेष कूड़ा और खुले क्षेत्रों से कचरा, नगर पालिका, औद्योगिक और खतरनाक कचरा, या खाद्य, मलबा और निर्माण कचरा। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? नगर पालिका, औद्योगिक और खतरनाक कचरा। यानी कि अगर आपको कचरे से निपटना है, और कचरे को निपटाने की जो प्रक्रिया है अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग होती है। भारत में जो ठोस कचरा है उसको बहुत सारे अलग तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक रासायनिक कारखानों के अंदर जो अपशिष्ट है, खतरनाक जो ठोस कचरा है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं से निसारित होने वाला अपशिष्ट जल में स्वतंत्र तेल और परिष्कृत रूप में तेल मौजूद होता है। जल से स्वतंत्र तेल को हटाने में कौन सा उपकरण मदद करता है? यानी कि जल से अगर आपको तेल को अलग करने की प्रक्रिया में कौन सा उपकरण आपकी मदद करता है? तेल छांटने के उपकरणों से युक्त है प्रेविटी स्पेटर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए क्या होता है, तेल और जल में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका फर्क होता है। तेल पानी से हल्का होता है इसलिए तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है, और जो ठोस पदार्थ है वो नीचे की ओर जमा हो जाते हैं, जबकि तेल जो है ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो उसी को तेल छांटने के उपकरणों से युक्त प्रेविटी स्पेटर। निम्नलिखित में से कौन कचरा प्रबंधन के 4R का हिस्सा नहीं है? 4R का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए 4R का मतलब है कि 4 प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले तो रिड्यूस, यानी कि कचरे को कम करें। पुनःकृत करें, पुनःकृत का मतलब है रीयूज करें, कचरे का रीयूज दोबारा से उपयोग करें। पुनर्प्रयोग करें, रिसाइकल करें, कचरे को पुनर्चक्रण करें। ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? डी। उत्तर दे, ये तो कुछ अलग ही था। ठीक है। तो पुनर्प्राप्ति, एक होता है रिस्टोर, रिस्टोर कचरे को दोबारा से पुनः प्राप्ति करना। एक होता है कम करना। 4R का मतलब है कि 4 तरीके से कचरे का प्रबंधन करना: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिस्टोर। जैविक वर्धन का क्या अर्थ होता है? जैविक वर्धन, जैविक वर्धन का अर्थ होता है आहार श्रृंखला के माध्यम से जीवननाशियों का संचयन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन विल ए सॉरी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 2 से 3 दिसंबर 1984 में मध्य रात्रि का दिन था। उसके दौरान भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इसमें कीटनाशक कारखाना, एक ये कीटनाशक कारखाना है जिसके अंदर जहरीली मतलब दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिसे बहुत सारे हजारों लोग जो है इस गैस से प्रभावित हुए, जिसको भोपाल गैस त्रासदी भी कहा जाता है। और भारत की पहली और विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा थी ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी कि यूएनओ के द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था, और इस यहाँ पर एक चर्चा हुई कि हर साल अभी पर्यावरण को बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आर्द्र भूमियाँ, जंगल, खेत, खेत आना चाहिए यहाँ पे, एस्चुरी। तो इनमें से कौन सा रहेगा? खेत आएगा। ठीक है। खत लिखा है खेत, क्रॉप जिसको आप फसल बोलते हैं। ठीक है।
सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 की भोपाल त्रासदी नामक जहरीले रसायन के रिसाव का परिणाम क्या था? अभी आपको बताया था मिथाइल आइसोसाइनेट 1984 में हुई थी। एक अनुमान के अनुसार उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र से वन हानि का प्रतिशत क्रमशः कितना है? वन हानि का प्रतिशत कितना है? देखिए, उष्ण कटिबंधीय से वन हानि का प्रतिशत है 40%, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय से वन हानि का मात्र 1% ही क्या है मेरे दोस्तों, हानि होती है। 26वां संयुक्त राष्ट्र दलों का सम्मेलन 1 से 12 नवंबर 2021। देखिए, पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा, ग्लासगो आ जाएगा, डी ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? 5 जून को, अभी जस्ट बताया आपको। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? यूएनएसईडी ने किया था। यूएनएसईडी ने किया था। देखिए, पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए 1992 के अंदर रियो डी जेनरियो, कहाँ पर है? ब्राजील के अंदर। तो रियो डी जेनरियो जो एक शहर है ब्राजील के अंदर, वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में विश्व के अंदर एक पर्यावरण को लेकर एक ठोस स्वरूप प्रदान किया गया और इस अवसर को नाम दिया गया था एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 इसको नाम दिया गया था, रियो डी जेनरियो। पर्यावरण को बचाने वाले 3 R कौन से हैं? मैंने आपको 3 R तो बताए थे, एक रिड्यूस है, एक रीयूज है, एक रिसाइकल है, एक रीस्टोर है। 3 बताए थे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, तो रिमेंजर, रिड्यूस, रियूज, रिकॉल, रिड्यूस, रिफंड, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। और एक कौन सा है मेरे दो? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक कौन सा है? एक रिड्यूस है, एक रियूज है, एक रिसाइकल है और एक रिस्टोर है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये कहाँ पर है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के अंदर है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1888 यानी कि 1888 के अंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर स्थित है, एक रेलवे स्टेशन भी है और एक टर्मिनस भी है। और इस टर्मिनस के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला टर्मिनस है ये। 2004 के अंदर इसको विश्व धरोहर के अंदर, यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2004 के अंदर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के गाँव की महिलाओं के द्वारा जो है, एक महिला का नाम था गोरा देवी, गोरा देवी, उनके नेतृत्व में वन संरक्षण के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। और इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो चंडी प्रसाद भट्ट थे। और प्रमुख जो नेतृत्व इसका कर रहे थे वो थे सुंदर लाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान गुरुग्राम, यानी कि पहले गुड़गांव इसका नाम हुआ करता था। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? रानेबेनूर, फ्लमिंग सिटी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य या बसई वेटलैंड। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले के अंदर है बसई आर्द्र भूमि, जो भारत की महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों के अंदर आती है। तो बसई वेटलैंड यानी कि बसई आर्द्र भूमि गुरुग्राम के अंदर है। जोखिम कारक अपशिष्ट की निम्न एक के सिवाय निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जोखिम कारक जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनकी, उसमें से पूछा गया निम्नलिखित में से विशेषताएं क्या है सिवाय एक के। संक्रामक एजेंट शामिल है, विषाक्त शामिल है, तीक्ष्ण वस्तुएं शामिल है, रेडियो सक्रिय नहीं है। डी ऑप्शन इसके अंदर जो है गलत हो जाएगा, जबकि एक रेडियो एक्टिव होता है ये। ठीक है, जितने भी जोखिम कारक अपशिष्ट हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें बोला गया रेडियो एक्टिव नहीं है। दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। भाई, किसी भी स्थान पर किस समय पर वायुमंडल की कैसी स्थिति है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मौसम बोलते हैं। ठीक है, उस स्थान के टेम्परेचर को, बादलों की दिशा को, हवा में नमी को मौसम ही कहा जाता है।
सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या पशुपालन? राइट ऑप्शन रहेगा बागवानी। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। बागवानी के तहत आती है। ठीक है। सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कार्बन, सिलिकॉन या टेंटलम या अतिशुद्ध कार्बन? तो राइट ऑप्शन रहेगा सिलिकॉन। सौर ऊर्जा रूपांतरण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है, जो सौर प्लेट है, उनसे ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सिलिकॉन से निर्मित बनी जो आप देखते होंगे सौर प्लेट जो आप लगाते हैं, सोलर प्लेट जो आप घरों के ऊपर लगाते हैं, वो सिलिकॉन की बनी होती है और वो क्या करती है, सूर्य से जो भी हमें सौर ऊर्जा उनको प्राप्त होती है वो सीधे उनको विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देती है। हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बाघ जो है उनको अवैध तरीके से उनकी तस्करी रोकना या उनकी हत्या को रोकना, ठीक है, बाघों की जो प्रजाति वो विलुप्त ना हो, उनके संरक्षण के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए बाघ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 के अंदर, 1953 के अंदर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान की स्थापना की गई थी। भारत सरकार के ग्रीन बिल्डिंग के लिए रेटिंग सिस्टम क्या है? गृह, रियूज, ग्रीन या ईसीडीडी? वर्तमान में भारत सरकार गृह के लिए ग्रीन बिल्डिंग हेतु रेटिंग प्रणाली प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, कि भारत के अंदर जो ग्रीन इफेक्ट है, यानी कि जो वन है, भारत के अंदर कितना ग्रीनरी एरिया है, उसको एक रेटिंग दी जाती है और उसके लिए एक मूल्यांकन तय किया गया है, तो वो हो जाएगा गृह। गृह भारत सरकार के ग्रीन बिल्डिंग के लिए रेटिंग सिस्टम है। राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ कौन से वर्ष में स्थापित हुआ था? 2010 में। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 2010 में। पर्यावरण बचाव के लिए, वन संरक्षण के लिए और जितने भी अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं पर्यावरण से संबंधित है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो है भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों 2010 के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 1986 के अंदर लागू हुआ था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि 1972 में जो संयुक्त राष्ट्र मानवीय जो पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम के अंदर हुआ था, उसके निर्णयों को लागू करना था। इस कानून के अंदर पर्यावरण से मतलब है कि हवा, पानी, भूमि, मनुष्य, जीव जंतु, पौधे, जीवाणु, उन सभी को इसके अंदर शामिल करना था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ था? जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ था। 1997 के अंदर इसको अपनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल को, 1997 के अंदर। ठीक है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करते हैं उनको दंड भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे फैक्ट्री वगैरह वगैरह लगाते हैं, उनको एक क्योटो प्रोटोकॉल के तहत लगानी होती है कि जलवायु के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट ना डाले। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक पक्षी अभ्यारण्य, इस ये जो पक्षी अभ्यारण्य है इसकी खोज एक पक्षी प्रेमी थे जिनका नाम था जैक्सन। पक्षी प्रेमी जैक्सन के द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी। एक प्राचीन झील भी है, सुल्तानपुर झील भी है, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय ने पौधारोपण अभियान, वृक्षारोपण अभियान 2021 आरंभ किया है? तो किसके द्वारा ये आरंभ किया जाता है? पहली बात तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? कोयला मंत्रालय। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कोयला मंत्रालय। पानी को दूषित होने से बचाने के लिए संसद ने पहले जल अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन 1974 में। जल को दूषित होने से बचाने के लिए जल अधिनियम यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और उसका नियंत्रण करने के लिए 1974 के अंदर इसको लागू किया गया था और इसको बाद में संशोधन भी किया गया था इसके अंदर 1988 के अंदर, और अंतिम जो संशोधन किया गया इसके अंदर 2003 के अंदर किया गया है।
जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन नियमों के अनुसार डिस्पोजेबल वस्तु जैसे ट्यूबिंग, बोतल, अंत्यशिरा नलियाँ, उनके द्वारा जनित कचरा निम्न में से किस थैली के अंदर भरा जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, लाल थैली के अंदर भरा जाता है, यानी कि उस थैली का जो रंग है वो लाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनेट। एनडीएमए का विस्तृत रूप, यानी कि एनडीएमए की फुल फॉर्म आपको लिखनी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नेशनल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका गठन कब किया गया था? 2006 के अंदर किया गया था, 2006 के अंदर। ठीक है। और जो एक आपदा प्रबंधन अधिनियम है, बहुत बार पूछा जाता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 के अंदर किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बाढ़ का खतरा कम कर सकता है? बाढ़ का खतरा इनमें से कौन कम कर सकता है? नए विकास मंडल और मकानों का नियंत्रण, बांध नदी घाटी का अवरोधन और घाट, बाढ़ की जानकारी और शिक्षा कार्यक्रम। राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है। बाढ़ का खतरा उपरोक्त सभी कर सकते हैं वैसे। बाढ़ का खतरा भाई, नए विकास मंडल, मकानों का नियंत्रण, बांध नदी नदी का अवरोधन और घाट, और बाढ़ की जानकारी और शिक्षा कार्यक्रम, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? यहाँ पे जनसंख्या नगरीकरण वाला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, और कल से आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी, पूरी आपकी ज्योग्राफी है वो खत्म हो जाएगी, कल से आपकी पॉलिटी स्टार्ट होगी। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन, 879 था, 889। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? साक्षरता का प्रतिशत है 75.6%, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच किसका सबसे खराब पुरुष महिला लिंगानुपात था? सबसे खराब पूछा गया किसका था भाई? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हरियाणा का। ठीक है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 243, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे लिंगानुपात हरियाणा का था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वैसे केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव, दमन दीव का कितना था? 618, उसका सबसे कम था, लेकिन यहाँ पे राज्यों की बात हो रही है तो हरियाणा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? 3.9%, 0.03, 13%, 30%। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सअप चैनल को और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? कल का आपका क्वेश्चन था, ये असम के अंदर है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और डेली सुबह 11 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है, और सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की। ठीक है, वैसे आपको ये डेली सुबह 7 बजे ही मिलती थी, क्योंकि अभी 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 हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स की कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसके बाद कंप्लीट होने के बाद में दोबारा से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।